हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 34। इरफा ऐसे ही गाड़ी में इंतज़ार कर रही होती है और 5 मिनट के अंदर अहमद साहब उसके लिए सारी वो चीज़ें लाते हैं जिसके लिए वो ऑर्डर देती है कि मतलब मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। अहमद सारी चीज़ें दो दो पार्ट लाते हैं कि मतलब एक अपने लिए और एक इरफा के लिए। और फिर जब वो खाना वाना लाते हैं तो फिर आके वो चीज़ें इरफा को दे के गाड़ी अंदर से लॉक कर देते हैं। तो इरफा कहती है कि अब हम ऐसे खाना खाएंगे तो आपको क्या लगा जाने मन कि आप खाना बाहर स्ट्रीट पे खाएंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपने जो बोला इज़्ज़त करके हम आपके लिए लाए तो हैं। फिर अगर आपको पेट वगैरह में दर्द हो जाए ना तो फिर आप हमें मत कुछ बोलिएगा, अच्छा। फिर से आप इतना हम करके बात कर रहे हैं। देखो पहले अकेले मैं था तो सिर्फ मैं ही था, अब तुम मेरे साथ जुड़ गई हो तो हम हैं। अच्छा जी, ये बातें बंद कर दें और अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। अहमद जैसे खाना खाने ही वाला होता है वो इरफा की जानिब देखता है। इरफा खामोश ऐसे बैठे उसे देख रही होती है। तो इरफा को बोलता है, अच्छा इरफा क्या हुआ? वो ना आप सारी चीज़ें लाए पर एक चीज़ तो आप भूल गए। वो क्या? पानी। सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी ना अहमद, हाथ धोऊँगी फिर मैं खाना खाऊँगी। कमबख्त लड़की, ये पहले नहीं बोल सकती थी। अब जब मैं खाना खाने ही लगा हूँ तो तुम्हें ये बातें याद आई हैं। तो अब मैं अपने हाथों से खाना कैसे खाऊँ? मैंने तो हाथ भी वॉश नहीं किए। तो तुम घर में खाना कैसे खा रही थी? अब मैं क्या करूँ अहमद? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से बिल्कुल खाना नहीं खाने वाली। अब ये ज़िद बंद कर दो। फिर तुम क्या खाओगी? मैं सिर्फ चाय ही पी लेती हूँ। अगर तुम्हें सिर्फ चाय ही पीनी थी तो ये सारी चीज़ें क्यों मंगवाई तुमने? अब इन सारी चीज़ों का मैं क्या करूँ? तो इरफा कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ऐसे बोल रही थी, मैंने सोचा आप नहीं लाओगे और तो तुम ये चीज़ अब खाओगी नहीं। इरफा को बहुत भूख लगी थी, वो खाना चाह रही थी, लेकिन जब उसे याद आया कि सब कुछ अहमद साहब की वजह से क्या क्या हुआ लास्ट दिनों में उसके साथ, तो उसने अहमद को कहा कि ना आप गाड़ी का ये जो शीशा है ना प्लीज़ 2 सेकंड के लिए हटा दीजिए। तो उसके पास कोई भिखारी आता है कुछ मांगने के लिए और इरफा सारा खाना उसे दे देती है। अहमद को पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर जब वो दुआएं देता है कि आपको खुदा हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, तो इरफा को जब ये करते हुए देखता है तो अहमद को बहुत खुशी होती है और फिर उस भिखारी को अहमद अपना भी खाना दे देता है। इरफा कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया? उसने किया कि ज़िंदगी में कभी मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं की या फिर मैंने कभी भी किसी को हेल्प नहीं करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने सोचा मेरी प्रॉब्लम मेरी कोई हेल्प नहीं करता तो फिर मैं किसी का कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आज तुमने इतना कुछ किया है तो तुम्हें देखकर मुझे भी तो थोड़ा बदलना चाहिए ना, मुझे भी लोगों की थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो इरफा सिर्फ अपने पास चाय रखती है, चाय और बिस्किट, और अहमद भी उसे देखकर सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाता है, बाकी सारा खाना तो वो उनको दे देता है। और फिर अहमद को अच्छा फील हो रहा होता है अंदर से। इरफा जब अहमद को ये सब करते देखती है तो इरफा को बहुत अजीब लगता है। और फिर अहमद जैसे ही अपनी चाय कम्प्लीटली पी के ख़त्म कर देता है, बिस्किट रख देता है ऐसे ड्रॉर में, तो इरफा कहती है कि तुमने बिस्किट्स क्यों रख दिए? वो क्या ना, मुझे बिस्किट कुछ खास पसंद नहीं है। तो इरफा कहती है कि ये तुम मेरे लिए पैकेट लाए थे ना बिस्किट का, चलो इसमें से ही 2 बिस्किट तुम खा लो। तो फिर 1-2 बिस्किट इरफा ऐसे खुशी से उसे दे देती है। जब वो बिस्किट खाता है तो उसे बहुत बिस्किट्स अच्छे लगते हैं, तो वो सारे बिस्किट खा लेता है। फिर वो उसके हाथ में भी जो बिस्किट होता है जो बेचारी वो खाने लगती होती है, वो भी बिस्किट वो उससे लेके खा लेता है। तो इरफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बखुड़ इंसान, तुमने मेरे से सारे बिस्किट छीन के खा लिए, कितना खाओगे? घर भी तुमने नाश्ता किया, मैंने नहीं किया, और अब यहाँ पे मेरे से बिस्किट छीन के खा गए। तुम्हारे में और कौवे में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों इरफा, तुम मुझे कौवे से कंपेयर करोगी? पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्यों, इसलिए क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो डीप डाउन। अच्छा, बहुत चौंचलेपंती की बातें होंगी, बस बातें ख़त्म कर देते। हाँ, मैं तो कब से चाहता हूँ बातें ख़त्म हो जाए और अब हम जाएँ मॉल में शॉपिंग करने के लिए। इरफा को बहुत चिड़चिड़ी होती है और वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ शॉपिंग करने कहीं भी जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है। आफ्टर ऑल अहमद साहब के अब्बू का जो हुक्म था तो इरफा को तो जाना ही था। कहते हैं ना, मर्द क्या ना करता। फिर जब वो मॉल में गाड़ी रोकते हैं और फिर पार्क करने के लिए जा रहे होते तो उससे पहले इरफा को बाहर ड्रॉप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं गाड़ी पार्क करके फिर आता हूँ। इरफा कभी इस तरह मॉल में अकेली शॉपिंग करने नहीं आई हुई थी तो उसे कुछ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है। वो दरवाजे के पास जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। 5 मिनट के बाद जब अहमद आता है तो वो यहाँ वहाँ देखता है तो इरफा उसे कहीं नहीं दिखती, वो डर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाके दरवाजे के पास में देखता है तो इरफा वहीं खड़ी होती है।
इफ़ तुम यहाँ पे कैसे खड़ी हो, मैंने तो तुम्हें कहा था मॉल के अंदर चली जाना। वो क्या है ना, ज़िंदगी में कभी अकेली नहीं गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं कैसे अकेली जाती। अच्छा, वैसे तो मेरे सामने बड़ी शेरनी बनती हो और ऐसे तुम्हें डर लगता है इरफा। तो इरफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता, रोना भी आ रहा होती हो, मेरी जान रो रही है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए। तो इरफा कहती है कि मॉल में मैं चली तो जाऊँ, लेकिन अरे लेकिन छोड़ दो ना, तुम्हें जो पसंद आएगा वो हम ले लेंगे, और अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम हमारी पसंद का जोड़ा ख़रीद लेना, और ख़रीद भी क्यों लेना, हम तुम्हें गिफ्ट कर देंगे। सही इरफा? क्यों, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो तुमसे नफ़रत करती हूँ ना। अरे नफ़रत तो तुम हमसे करती हो, हम तुमसे कहाँ नफ़रत करते हैं इरफा, तुम्हें तो समझना चाहिए इस बात को। खैर ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। इधर अहमद को नुमान की कॉल्स पे कॉल आ रही होती है, और वो भी इरफा के उसी फ़ोन से जो इरफा का फ़ोन उसके घर रह जाता है। तो पहले तो वो अपने फ़ोन में जब देखता है कि इरफा मुझे कॉल कैसे कर सकती है, इरफा तो मेरे सामने खड़ी है। फिर इरफा को वो दिखाता है, फिर इरफा कहती है मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, मेरे घर वालों के पास है, तो डेफिनेटली मेरे घर वाले ही कॉल कर रहे होंगे, इतनी अकल के अंदर होनी चाहिए। पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहे हो आप इरफा, ऐसे तुम ना मेरे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। तो वो इरफा को अपनी ओर खींचते कह ही रहा होता है कि इरफा उसे धक्का मार के पीछे हट लेती है, और जैसे वह कॉल क्लिक करता है, उनको पिक करता है, तो फिर उसे रुमाल की आवाज़ सुनाई देती है। उस वक्त अहमद को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है। हाँ तुमने कॉल की? हाँ हमने इसलिए कॉल की है कि इरफा मैडम कब आएंगी? हाँ वो हम एक आधे घंटे में आ जाते हैं। लेकिन आपने कॉल की? वो क्या ना, इरफा का फ़ोन ही रह गया था, तो आप अपने फ़ोन से भी तो कॉल कर सकते हैं ना, था ना। तो इरफा के फ़ोन से कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? वो मैंने सोचा कि तुमने क्या सोचा कि इरफा उसके देख के उसके चेहरे के तासुरात देख रही होती कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था कि उसने इरफा का फ़ोन तक टच कर लिया था। इरफा नहीं समझ पा रही थी उसकी पागलपंती को, और फिर उसे याद आ रहा था कि दादी ने उसे क्या क्या कहा था। और फिर जैसे कि उनकी सारी कॉन्वर्जेसन कंप्लीट होती है और इरफा अहमद से बोलती है, अहमद मैंने तुम्हारे दादी को पहले इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब जब तुमने नुमान से डार्लिंग नुमान का नाम मत लो, तुम मुझसे अपना सिर्फ कज़न बोल सकती हो, बाकी ये सब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम इतने अजीब और वियर्ड तरीके से उससे बात क्यों कर रहे थे? मैं उससे वियर्ड तरीके से बात नहीं कर रहा था, हम दोनों यहाँ मॉल में इंजॉय करने आए हैं, शॉपिंग करने आए, और वो हमारे इंजॉयमेंट में खलल पैदा कर रहा था। अच्छा, खलल पैदा कर रहा था? वैसे तो तुम तो आप मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी में बड़ा खलल पैदा किया है अहमद, उसके लिए तुम्हें क्या कहा जाए। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, कभी झूठ मूठ की मेरी तारीफ़ कर लो? झूठ तो मैं कभी बोलती नहीं, तुम्हारी तारीफ़ करना तो मेरे बस में ही नहीं, तो मैं क्या ही करूँ, तो मैं झेल रही हूँ मैं। अहमद ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि अब शॉपिंग करोगी या फिर मेरा सर खाओगी? अल्लाह, अभी मैं तुम्हारा सर खाती हूँ, मतलब कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अहमद ये सारी बातें सुन के वो कहते उफ लड़की, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं? इरफा को तो वैसे सख्त गुस्सा आया हुआ होता है, वो तो चाहती है कि अहमद उसे कुछ बोले और वो उसे बातें सुनाना शुरू कर दी। जैसे ही वो अहमद को बातें सुना रही होती है, वहाँ पर वो जो मुलाजिम होता है सेल्समैन, वो कहता है कि आप न्यूली वेड कपल है? तो वो बोलती है हाँ आपकी लव मैरिज है। हाँ, फिर तो ये झगड़े ज़िंदगी भर चलते। वो क्या है ना, झगड़े चल के से रहे, वो झगड़े इस वजह से क्योंकि इन मैडम को तो कोई जोड़ा पसंद नहीं आ रहा, और इनके लिए जो मैं पसंद कर रहा हूँ वो ये ख़रीदना नहीं चाहती है। तो कोई बात नहीं है मैम, हम आपको एक ड्रेस दिखाते हैं, आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। तो वो ड्रेस जो होता है वो गोल्डन कलर का ड्रेस होता है, और गाउन टाइप का एक ड्रेस होता है। इरफा को तो बहुत पसंद आता है, पर अहमद को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आता। अहमद को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो उसकी वाइफ को एक सेल्समैन अपनी पसंद का ड्रेस बता रहा है, और इरफा को वो ड्रेस बहुत पसंद आता है, वो उसे ख़रीदना भी चाह रही होती है। लेकिन अहमद की आंखों को देखकर जब वो हाथों को मुट्ठी बना रहा होता है, और उसे लग रहा होता है कि वो किसी को हर्ट करने वाला, तो इरफा फ़ौरन अपना उसका हाथ पकड़ लेती है, और अहमद को कहती है कि अहमद हम कुछ और ड्रेसेस देख लेते हैं। देखिए भाई, ये ड्रेस है बहुत अच्छी, लेकिन
ये जो ड्रेस है ना, ये थोड़ी सी बैकलेस टाइप है और ये सी ड्रेस मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि ये ड्रेस पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं हो सकती। तो अगर कुछ और ड्रेसेस हो आपके पास तो प्लीज़ आप वो ड्रेसेस हमें दिखाएं। तो जब अहमद उसकी ये सारी बातें सुनता है तो अहमद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अहमद कह रहा होता है कि इरफान ने मेरी बात भी रख ली और वो नहीं चाहती कि मैं गुस्सा करूं, और अहमद उसे देख रहा होता है और वो हल्के से उसके काम में अपनी मोहब्बत का इजहार दोबारा करता है। आई लव यू इरफान। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है और आप हर बात साबित कर देती हो इरफा कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, और आपको तो आपसे और भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इरफा। थैंक यू सो मच। फिर अहमद इरफा के लिए ड्रेसेस देखता रहता है। फिर उसे एक ब्लैक ड्रेस पसंद आती है जो कि बिल्कुल बहुत सादा सी ड्रेस होती है, और इरफा को कहता है कि यही ड्रेस अब ख़रीद रहे हैं। तो इरफा कहती है क्या ये ड्रेस मैं यहाँ ट्राई कर सकती हूँ। अहमद उसे सख्ती से मना कर देता है और बोलता है कि ये ड्रेस अब ख़रीद रहे और ये ड्रेस तुम अपने घर जाके चेंज कर लेना, ठीक है इरफा। बट अहमद, आपकी दादी ने तो देखो, तुम्हारे कज़न ने मुझे कॉल की थी और मुझे लगता है वो तुम्हारा इंतज़ार करे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा इंतज़ार करे। जितना तो वो इंतज़ार करेंगे उतना ही फिर बातें और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहता है। फिर बेहतर यही है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए। अहमद उसे वो एक ड्रेस ख़रीद के दे देती है और फिर वो उन्हें उसके घर ड्रॉप करने जाती है, और तब वो इरफा का हाथ पकड़ के इरफा को कहते हैं कि इरफा अगर तब तो मेरा हाथ ही रोकती ना तो शायद वो मेरे से ज़िंदा नहीं बचता। तो इरफा अगर तुम घर जाना ना तो मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट भिजवा दूँगा, और प्लीज़ तुम इस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखोगी, प्रॉमिस मी। इरफा पहले तो ना करने का सोचती है, लेकिन जब वो उसकी आंखें देखती है कि अगर वो ना करेगी तो फिर उसका कैसे रिएक्शन होता है। पहले तो वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करके बोलती है अहमद प्लीज़ अभी नहीं, जो भी गिफ्ट दे लेना बाद में। फिर अहमद कहता है कि मैं ज़बरदस्त। इरफा अहमद से फिर कुछ भी नहीं बोलती है। तुम जाने से पहले मुझे अपनी मोहब्बत का इज़हार करके नहीं जाओगी इरफा। इरफा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अहमद को कहती है कि प्लीज़ गाड़ी का लॉक ऑन कर दो। इरफा जब तक तुम ना मुझे ये नहीं बोलोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तो गाड़ी का लॉक ऑन नहीं करने वाला, चाहे फिर यहाँ कितने ही घंटे गिने थे। अहमद तुम तमाशा नहीं कर सकते। मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ डार्लिंग, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, वो अलग बात है। अहमद प्लीज़ प्लीज़ बिहेव लाइक अ सेल्फ। अहमद को तो बहुत गुस्सा लगता है। इरफा मुझे ये सब बोलने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में ही सही। क्योंकि इरफा के भाई उनकी गाड़ी का दरवाज़ा ठकठकाता है, मतलब वो कहता है कि दरवाज़ा ऑन किया जाए, लेकिन अहमद नहीं करना चाह रहा होता है। फिर उसकी इरफा हाथ जोड़कर मिन्नतें समाजतें करती है, तब जाकर अहमद गाड़ी का लॉक ऑन करता है और फिर इरफा वहाँ से चली जाती है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो अहमद के भाई को रोकता है और कहता है कि वो आपकी बेटा ये शॉपिंग वाला बैग उठाना भूल गई है। तो उसके भाई भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो कहता है कि इरफा के कई कपड़े यहाँ पे मौजूद हैं, तो जब वो आपके पास आएगी ना तो ये ड्रेस तब पहन लेगी। तो बात अहमद को ये भी बात अच्छी नहीं लगती है। और जब वो नुमान बाहर आता है कि हाँ भाई कैसे हाल है आपके, तो वो उसे वो बैग थमा देता है और कहता है कि तुम तो इरफा को दे देना। तो वो कहता है ठीक है भाई आपका काम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं। अब आपकी मुलाकात आपकी दुल्हन से तभी होगी जब वो यहाँ से विदाई करके जाएगी। ये बात अहमद को और भी बहुत ज़्यादा खटकने लगती है। इरफा जैसे ही घर पहुँचती है, उसकी अम्मी वाले और सब खामोश बैठे हुए होते हैं। उसकी जो बुआ होती है वो इरफा को पानी की गिलास देती है और इरफा को कहा जाता है कि आप अपने रूम में जा सकती हैं। इरफा जैसे रूम में जा रही होती है, पीछे से नुमान आता है। वो कहता है कि इरफा ये रहा तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए भेजा है, तो ये तुम बाहर भूल गई थी। तो अहमद पीछे ये सोच रहा होता है कि अब वो जो बॉक्स में जैसे भेजा था वो वापस निकालने का वक्त आ गया है। इरफा की फैमिली वाले इरफा से बिल्कुल खफा होते, बिल्कुल उसे बात ही करना चाह रहे होते, लेकिन वो भी खामोश बैठे हुए होते। इरफा का जो भाई होता है वो अपने चाचा को बोलता है कि अहमद के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है। इरफा उस वक्त अपनी फैमिली वालों को सच बताना चाह रही होती थी, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलना चाह रही होती थी उससे पहले नौमान उनकी बात काट के बोल देता है कि यार हस्बैंड एंड वाइफ का मामला है और जब तक ठीक तरह से विदाई नहीं हो जाती आपस में नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। इसीलिए तो अहमद के अम्मू ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना। तो इरफा की अम्मी कहती है कि इरफा तुम कल शॉपिंग के लिए चल रही हो हमारे साथ, और
क्या हम तुम्हारे लिए मेहंदी का फ़ंक्शन या फिर ढोलकी का फ़ंक्शन रखें या फिर सादा सी विदाई कर दें, तुम खुद बता दो। इरफ़ा जब सबके चेहरों के ये रवैये देखती है तो इरफ़ा कहती है मेरा कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता। इरफ़ा जैसे ही वो शॉपर उठाती है उस पे अहमद का फ़ोन उन्हें मिलता है और फिर उस फ़ोन पे कॉल आ रही होती है। तो फिर इरफ़ा वो कॉल पिक करती है। इरफ़ा तुम्हें ना अब वो फ़ोन पुराना इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा ही है, इसलिए ये मैं अपना फ़ोन तुम्हें इस शॉपर में डाल के ना मजबूरन तुम्हारे हाथों भेजना पड़ा। मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हारा कज़न तुम्हें वो चीज़ें दे, मैं चाहता था मैं खुद तुम्हें ये चीज़ें दूँ, लेकिन हालात और सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि तुम्हारे घर अगर मैं अभी आ भी जाता तो शायद लोगों को और भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता, और मैं वो नहीं चाहता, कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। अब तो मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ इरफ़ा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो या फिर मैं तुमसे दूर रहूँ। उसके लिए सारा सब कुछ लोगों के हिसाब से करने की भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इरफ़ा। एक बात याद रखना, तुम मुझसे दूर हो, मेरी नज़रों से नहीं, तुम मेरे वक्त हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं और, पर मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल उकाब की तरह रहेगी। जैसे उकाब अपने शिकार को दूर से देख लेता है, वैसे मैं तुम्हें दूर से भी देख सकता हूँ। इरफ़ा उसके बाद समझ नहीं पाती है और वो ये सारी बातें सुन के ओके बोल के कॉल बंद कर देती है। इरफ़ा के फैमिली मेम्बर सब बैठे हुए होते हैं और इरफ़ा को दोपहर के खाने के लिए बोलते हैं कि तुम दोपहर में क्या खाना खाओगे। तो उसकी अम्मी जो दाल का सालन बनाती है, इरफ़ा खाने के लिए बैठती है तो इरफ़ा की अम्मी कहती है कि बेटा अब तो तुम हमारे घर की बहू होगी तो तुम दाल तो खाओगी नहीं, तो तुम्हारे लिए ना हमने बाहर से कुछ ऑर्डर किया तो तुम वही खा लेते। इरफ़ा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी अम्मी उनका बना हुआ खाना वो उन्हें नहीं देती है, वो उनके लिए बाहर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं वो नहीं देती है। इरफ़ा को बहुत रोना आ रहा होता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स जो उसके अपने थे अब उससे पराया जैसा सलूक कर रहे थे। इरफ़ा कमरे में चली जाती है और खाना नहीं खाती है। अहमद उनसे वापस कॉल करता है और बोलता है कि क्यों रो रही हो तुम? तो इरफ़ा यहाँ वहाँ देखती है, इरफ़ा को समझ नहीं आता है कि अहमद को कैसे पता चला। फिर अहमद से पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला मैं रो रही हूँ? अरे दिल को दिल से राह होती है ना, इसलिए पता चल गया। इरफ़ा अहमद से मुखातिब होकर कहती है कि तुमने तो मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, अब प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम अकेला छोड़ दो। इरफ़ा कुछ भी बोलना, आज के बाद ये अकेले रहने की बात कभी भी मत बोलना, तुम्हें पता है ये सारी बातें तुम्हारी मुझे कितनी हर्टफुल लगती है। फिर शाम से रात तक इरफ़ा रोती रहती है और फिर रोती रोती इरफ़ा को नींद आ जाती है। रात के जब 12 बजते हैं सब लोग सो चुके होते हैं और इरफ़ा को ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसके पास चल रहा है। इरफ़ा को पहले तो डर लगता है, फिर जब इरफ़ा अपनी आंखें खोलती देखती है तो फिर कोई शख्स होता है जिसके चेहरे पे मास्क वगैरह लगा हुआ होता है और वो इरफ़ा से पहले कुछ बोले उसके हाँ चेहरे पे हाथ रख लेता है, जिसकी वजह से इरफ़ा कुछ बोल नहीं पाती। उसके इरफ़ा जब देखती है कि वो और कोई नहीं अहमद है तो इरफ़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है।